नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धारित्री करंट अफेयर्स के एक और नए वीडियो में, जो 13 अप्रैल से 19 अप्रैल की घटनाओं से संबंधित वीडियो का आज दूसरा भाग होगा, जिसमें हम कल के बचे हुए सेगमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका पहला सेगमेंट है भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम। और इसका पहला ही न्यूज़ है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान में रखेंगे हम लोग कि तेलंगाना जो है अनुसूचित जाति में उपवर्गीकरण, ध्यान रखेंगे, अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट में उपवर्गीकरण लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसलिए ये नाम याद रखिएगा। और उपवर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? तो आरक्षण लागू करने के बाद, अर्थात आरक्षण लागू करने से लेकर अब तक जितनी इसके अंतर्गत यानी अनुसूचित जातियों के अंतर्गत जितने लोग इसका लाभ ले चुके वो तो ठीक है, उसमें भी जो अधिक पिछड़ी हुई अनुसूचित जनजातियों में अधिक पिछड़ी हुई जातियां अभी तक बची रह गई हैं, उनको इसका लाभ प्रदान किया जाए, उनको यानी कि उनको आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाए। इसीलिए अनुसूचित जाति में भी उपवर्गीकरण का ये कंसेप्ट लाया गया है, ये विचार लाया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा इससे संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उसको हम लोग देख लेते हैं कि इससे संबंधित जो पहला प्रावधान है अनुच्छेद 341 कि यह विधेयक जो है राष्ट्रपति को राज्यपाल के परामर्श से, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को राज्य का जो राज्यपाल होते हैं संवैधानिक प्रमुख, उनके परामर्श से किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुछ जातियों और वर्गों को अनुसूचित जातियों के रूप में घोषित करने का अधिकार देता है। यानी कि किसी भी राज्य में कौन सी जातियां हैं जिनको अनुसूचित जाति में रखा जाए ताकि उनको आरक्षण की सुविधा का लाभ मिल सके, इसके लिए अनुच्छेद 341 जो है राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वो राज्य के राज्यपाल के परामर्श से उन जातियों को अनुसूचित जाति घोषित कर सकती है। और इसमें यह भी कहा गया है कि संसद किसी भी जाति या जनजाति को सूची में शामिल या बाहर कर सकती है, ध्यान रखिएगा। तो ये अनुच्छेद 341 जो है वो जो है अनुसूचित जातियों के आरक्षण से संबंधित है, और अनुच्छेद 342 जो है ये सारा जो है उसी तरह का है कि इसमें भी राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेते हैं, परंतु इसमें अनुसूचित जनजातियों के वर्गीकरण से संबंधित है यह, यानी कि अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण और फिर उनको आरक्षण देने से ये अनुच्छेद संबंधित है। इसमें मैंने दोनों को मेंशन कर दिया है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 341 और 342। इस खंड का इस कड़ी में अगला न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई 52वें प्रधान न्यायाधीश होंगे। ध्यान रखिएगा ये कि BR गवई इनका नाम है कि ये 14 मई को कार्यभार संभालेंगे, और ये सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान और 51वें जज जो है CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि संजीव खन्ना जी हैं उनका स्थान लेंगे। और संजीव खन्ना जी जो कि 13 मई को सेवानिवृत्त होंगे और 14 मई को BR गवई साहब ये पद और पदभार संभालेंगे। और जस्टिस BR गवई जो हैं वो जस्टिस KG बालाकृष्णन के बाद देश के दूसरे दलित जज होंगे, ये ध्यान रखिएगा। इनका संबंध महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र में एक स्थान है अमरावती, वहीं से इनका संबंध है। और अगला बिंदु है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को CJI द्वारा अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित करने की परंपरा रही है। यानी कि अभी जो वर्तमान में हमारे 51वें या पदासीन जो CJI होते हैं उनको यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने बाद जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे क्रम में, तो उनको उत्तराधिकारी के रूप में नामित करेंगे। अब तक का ये परंपरा रहा है, तो इस न्यूज़ को भी ध्यान में रखिएगा। और ये 52वें प्रधान न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया थोड़ा देख लेते हैं। इससे संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है कि संविधान के अनुच्छेद 124 का 2, ध्यान रखिएगा 124 का भाग 2 जो है के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके लिए राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय
कि ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है जिन्हें राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे। तो इस बिंदु को भी ध्यान रखिएगा। इसमें संबंधित अगला जो तथ्य है कि केंद्रीय कानून, न्याय एवं कंपनी मामलों के मंत्री उचित समय पर भारत के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश, निवर्तमान बोले तो कि जो अभी पद पर आसीन है लेकिन कुछ ही दिन में वो पद से मुक्त होंगे यानी रिटायर होंगे। तो केंद्रीय कानून, न्याय एवं कंपनी मामलों के मंत्री उचित समय पर भारत के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश से अगले उत्तराधिकारी को नियुक्त करने के लिए सिफारिश करेंगे। और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश प्राप्त हो जाने के बाद केंद्रीय कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री प्रधानमंत्री को सिफारिश भेजते हैं, जो नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को फिर सलाह देंगे। और मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो 65 वर्ष है। अब इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य हैं जिन्हें ध्यान रखिएगा कि वरिष्ठता के पालन से संबंधित कुछ अपवाद है। जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा है कि इसमें वरिष्ठता का क्रम चलता है, यानी कि जो वरिष्ठ होंगे, सीनियर मोस्ट होंगे, वो पद ग्रहण करेंगे, फिर उनको ये अधिकार होगा कि उनके बाद जो सीनियर मोस्ट होंगे उन्हें वो उत्तराधिकारी के रूप में नामित करेंगे। लेकिन इससे संबंधित कुछ अपवाद भी है कि वर्ष 1973 में न्यायमूर्ति A.N. रे को वरिष्ठता क्रम में चौथे स्थान पर होने के बावजूद भी CJI नियुक्त किया गया। तो ये तथ्य ध्यान रखिएगा। उसी तरह से एक और तथ्य है कि वर्ष 1977 में न्यायमूर्ति H.R. खन्ना के वरिष्ठ न्यायाधीश होने के बावजूद न्यायमूर्ति H.M. बेग को CJI नियुक्त किया गया था। तो ये दो लोग ऐसे थे जो वरिष्ठता क्रम में पीछे होने के बावजूद भी इनको नियुक्त किया गया था CJI के पद पर। तो ये दो तथ्यों को ध्यान रखिएगा। कुछ और ऐतिहासिक तथ्य हैं कि H.J. कनिया भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और स्वतंत्रता से पहले अगर बात करें तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश श्री सर मॉरिस गोयर थे। और कमल नारायण सिंह भारत के सबसे कम समय तक सेवा देने वाले मुख्य न्यायाधीश थे। और न्यायमूर्ति Y.V. चंद्रचूड़ भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। और फातिमा बीवी जो है भारत की पहली महिला न्यायाधीश होने के साथ सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश भी थी। तो इन बिंदुओं को, इन तथ्यों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे संबंधित सवाल बहुविकल्प के रूप में पूछे जा सकते हैं। इस कड़ी में अगला न्यूज है कि हाल ही में भारत के 23वें विधि आयोग, ध्यान रखिएगा ये क्रम से 23वां विधि आयोग है, का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जी को। अब थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं और 23वें विधि आयोग के गठन से संबंधित बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे, हम उसे देख लेते हैं। तो 23वें विधि आयोग का गठन जो किया गया है वो 3 वर्षों के लिए किया गया है। और ये कब किया गया है? तो 1 सितंबर 2024 से लेकर ये 3 वर्षों के लिए मान्य होगा। और विधि आयोग क्या है? तो विधि आयोग न तो संवैधानिक निकाय है, ध्यान रखिएगा, न तो इसका संविधान में वर्णन है और न ही वैधानिक निकाय है और न ही संसद में कानून बनाकर इसे बनाया जाता है। इसीलिए न तो ये संवैधानिक निकाय है और न ही वैधानिक निकाय है। अर्थात भारतीय संविधान में विधि आयोग का कोई उल्लेख नहीं है और न ही संसद ने विधि आयोग की स्थापना के लिए कोई कानून पारित किया है। तो फिर विधि आयोग है क्या? तो विधि आयोग एक कार्यकारी निकाय है जो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। इस प्रकार इसकी सभी सिफारिशें जो होती है प्रकृति में सलाहकारी होती हैं, यानी कि ये सलाहकारी प्रकृति की इनकी सिफारिशें होती हैं। और केंद्र सरकार जो है विधि आयोग की सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कि अगर सिफारिशें जरूरी है तो उनको माना भी जा सकता है, अन्यथा नहीं भी माना जा सकता है। इसीलिए ये सिर्फ प्रकृति में सलाहकारी होती है। हालांकि विधि आयोग के रिपोर्ट पर देश में व्यापक बहस, चर्चा, परिचर्चा जरूर होती है। तो इन बिंदुओं को ध्यान रखिएगा। और विधि आयोग का इतिहास थोड़ा देख लेते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1834 में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी। यह चूँकि 1834 में की गई थी तो इसका उल्लेख किस में आता है? यह 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकॉले ने की थी। इसके बाद क्रमशः 34 में गठन के बाद 1853, 1861 और 1879 में क्रमशः दूसरे, तीसरे तथा चौथे विधि आयोग का गठन किया गया। अब स्वतंत्र भारत का जहाँ तक बात कर लेते हैं, चूँकि ये स्वतंत्रता पूर्व का ये घटनाक्रम था, तो स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग वर्ष 1955 में स्थापित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता MC सीतलवाड़ ने की थी। और भारत की आज़ादी के बाद से अब तक 22 विधि आयोग गठित हो चुके हैं और ये 23वां आयोग का गठन किया गया है। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी थे।
तो ये इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखिएगा। इस कड़ी का अगला न्यूज़ जो है कि देश में केरल पहला ऐसा राज्य बन गया है, ध्यान रखिएगा कि देश में केरल ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने ऑनलाइन अस्थाई लोक अदालत सेवाएं शुरू की है। तो ध्यान रखिएगा, अस्थाई लोक अदालत क्या है उसके बारे में हम नीचे देखेंगे, लेकिन ये ऑनलाइन अस्थाई लोक अदालत सेवाएं शुरू करने वाला केरल जो है देश का पहला राज्य बन गया है। अब अस्थाई लोक अदालत क्या है इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो ये क्या है, तो ये एक वैकल्पिक विवाद समाधान मंच है। ये क्या है, एक वैकल्पिक विवाद समाधान मंच है। एक ऐसा मंच जहां न्यायालय में लंबित या मुकदमेबाजी से पहले के विवादों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा या समझौता किया जाता है। तो जैसा हम सभी को पता होगा कि आजकल हमारे चाहे बात सुप्रीम कोर्ट की हो या विभिन्न राज्यों के जो हाई कोर्ट होते हैं, उनमें बहुत सारे मुकदमे लंबित हैं। उनमें मुकदमों का बोझ जो है काफ़ी है और दैनंदिन रूप से ये और बढ़ता ही जा रहा है। तो इसके एक विकल्प के रूप में ऐसे मुकदमे जिनको सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है ताकि वो और सुप्रीम कोर्ट का जो है बर्डन और ना बढ़ाए, हाई कोर्ट का बर्डन और ना बढ़ाए, इसके लिए अस्थाई लोक अदालत का गठन किया जाता है जो कि एक वैकल्पिक विवाद समाधान मंच होते हैं। और इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। लोक अदालतों द्वारा दिया गया निर्णय सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाता है, ध्यान रखिएगा। और यह अंतिम होता है तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है, यानी कि अंतिम निर्णय होता है, इसके खिलाफ आप कहीं और अपील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन मुकदमों की प्रवृत्ति किस तरह की होती है, इनकी प्रकृति किस तरह की होती है और ये क्यों लोगों पर बाध्यकारी होता है, और इसे आप अपील नहीं कर सकते हैं हायर कोर्ट्स में। तो इसको हम नीचे देखेंगे। तो फिलहाल ये है कि ये सभी लोगों पर, सभी पक्षों पर मान्य होता है और बाध्यकारी होता है, यानी उन्हें मानना ही है। इस निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जाती है, चूँकि ये हल्के फुल्के मुकदमे होते हैं जिनके लिए आपको हायर कोर्ट्स में जाने का ज़रूरत न पड़ता है, इसीलिए इसको इस तरह के मंच पे लाया जाता है। अब थोड़ा ये देख लेते हैं कि लोक अदालत में भेजे जाने वाले मामलों की प्रकृति क्या होती है, जिससे आप समझ जाएंगे कि क्यों ये लोगों पर बाध्यकारी होता है। कि न्यायालय में लंबित कोई भी मुकदमा जो समझौता योग्य हो, जिसे थोड़े से हस्तक्षेप के बाद सुलझाया जा सकता है शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से। दूसरा है कि कोई विवाद जो किसी न्यायालय में नहीं लाया गया है तथा न्यायालय में दायर होने की संभावना है, यानी कि एक ऐसा मुकदमा जो कि अभी न्यायालय में जाने ही वाला है परंतु प्रकृति में काफ़ी हल्का है, यानी कि ऐसा लगता है कि इस मुकदमे को हायर कोर्ट में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इसे अन्य मंच के माध्यम से भी, जो हमारा वैकल्पिक विवाद समाधान मंच है अस्थाई लोक अदालत, उसके माध्यम से भी सुलझाया जा सकता है। तो ये उस तरह की प्रकृति के मामले होते हैं। अगला बिंदु है कि कानून के अंतर्गत समझौता योग्य न होने वाले अपराध से संबंधित कोई मामला लोक अदालत में नहीं सुलझाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि कानून के अंतर्गत ऐसे मामले जो समझौता योग्य न हो, जिसमें समझौता की कोई गुंजाइश न हो, जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जैसे कहीं किसी जगह पर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी, या किसी महिला के साथ दुराचार किया गया हो, या कोई और हीनियस क्राइम हो, कोई ऐसा क्राइम हो जिसका प्रकृति जो हो, जो प्रकृति में जो हो अक्षम्य हो, जिसको सिर्फ चर्चा परिचर्चा या किसी और माध्यम से सुलझाया जाना संभव नहीं है। तो इस तरह के मामले जो हैं अस्थाई लोक अदालत में नहीं भेजे जाते हैं। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा। इस तरह से हमारा आज का पहला सेगमेंट जो है समाप्त होता है। अगला सेगमेंट है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम, जिसका पहला न्यूज़ है कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अर्थात NSO के अनुसार मार्च 2025 में, ध्यान रखिएगा ये एक स्पेसिफिक मंथ उठाया गया है, लेकिन ये क्यों उठाया गया है आपको आगे पता चल जाएगा। और ये महीना याद रखिएगा कि मार्च 2025 में भारत की खुदरा महंगाई दर जो है, जो कि 3.34% रही और जो 67 महीनों का सबसे निचला स्तर है। अब आपको समझ आ गया होगा कि पिछले 67 महीनों में, यानी कि 5 वर्षों से भी अधिक समय में ये खुदरा महंगाई दर जो है इस वर्ष मार्च 2025 में सबसे अपने निम्नतम स्तर पे आ गया है, इसलिए ये ध्यान में रखिएगा। और खुदरा महंगाई दर का मतलब क्या है कि उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाली वृद्धि, यानी जो दैनंदिन
उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करने वाली वस्तुएं हैं, जो किस कंज्यूमर द्वारा, उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाती है, तो उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाली जो वृद्धि होती है वो खुदरा महंगाई दर कहा जाता है उसे। और भारत में खुदरा मुद्रास्फीति या महंगाई को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा मापा जाता है। तो ये छोटे छोटे वन लाइनर के तौर पे आप इसे याद रखिएगा, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से एक और सेगमेंट हमारा समाप्त होता है। इसमें और अधिक कोई ऐसा न्यूज़ मिला नहीं जिसे और शामिल कर सकूं। इसी तरह से अगला जो हमारा सेगमेंट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम, इससे भी संबंधित कोई ऐसा न्यूज़ नहीं मिल पाया, तो ये सेगमेंट जो है खाली रह गया है। अब हम लोग अगले सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे, जो कि है महत्वपूर्ण व्यक्ति, दिवस, त्यौहार, पुरस्कार और संस्था से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम। इसका पहला न्यूज़ है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में पारंपरिक फसल कटाई उत्सव मनाए जाते हैं या मनाए जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये चूँकि पहले का है, तो जिस समय की ये घटनाएं हैं, ये इन घटनाओं को उसी समय से जोड़कर देखिएगा। तो अलग अलग हिस्सों में जो फसल कटाई का उत्सव होता है, उसे हम लोग थोड़ा देखेंगे कि ये त्यौहार वसंत ऋतु के आगमन और अच्छी फसल के लिए धन्यवाद के रूप में मनाए जाते हैं, और साथ ही यह हिंदू नववर्ष का पहला दिन भी होता है। और इससे संबंधित जो उत्सव है, जैसे वैसाखी है जो कि पंजाब में मनाई जाती है, विशु है जो कि केरल और तमिलनाडु इन दो राज्यों में मनाई जाती है, पोइला बोईशाख जो कि पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है, बोहाग बिहू जो कि असम से संबंधित है, पुथंडू जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, मकर संक्रांति जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित है, लोहड़ी जो कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से संबंधित है, और पोंगल जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। तो ये सभी इन उत्सवों को ध्यान रखिएगा, और 21 राज्य से संबंधित है, उनको भी ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में तेलंगाना के प्रसिद्ध पर्यावरणविद दरियापल्ली रामैया का निधन हो गया है। और ये याद रखिएगा, क्यों याद रखा जाना जरूरी है, क्योंकि ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थे। तो इस तरह के जितने भी नाम आपको ध्यान में आते हैं, जो कि जिन्हें कि पद्मश्री या पद्म भूषण या पद्म विभूषण दिया गया है, तो ये चाहे किसी भी स्टेट के हों, ये नाम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, और इनका संबंध तेलंगाना से था। इस कड़ी का अगला न्यूज़ है कि पद्म विभूषण से सम्मानित कथक कलाकार या नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया जी का हाल ही में निधन हो गया है, जिनका संबंध गुजरात से था। तो ये वन लाइनर ही से ध्यान रखिएगा। अथवा कथक के बारे में जान लेते हैं कि यह नृत्य मुख्य रूप से उत्तरी भारत में किया जाता है। उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति जो है ब्रजभूमि की रासलीला से हुई है। तो इन जो कुछ स्टैटिक तथ्य हैं उन्हें ध्यान रखिएगा। और 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक नृत्य एक विशिष्ट विधा के रूप में विकसित हुई है। और कथक से संबंधित 3 प्रमुख घराने हैं, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना। तो इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं कि एक बुक है, ध्यान रखिएगा। इस बुक का नाम है रिमेंबरिंग द ग्रेट इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नोबेल ह्यूमन बींग, विजनरी स्टेट्समैन। ये पूरा पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है। और ये पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मॉन्टेक्सी आहलूवालिया के द्वारा, जो कि योजना आयोग के पूर्व डेप्यूटी चेयरमैन रह चुके हैं। और इस पुस्तक के लेखक कौन है, एस गुरमीत सिंह। और ये किनसे संबंधित है, तो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, जिनका कि अब देहावसान हो चुका है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनसे संबंधित ये पुस्तक है। इसका नाम ध्यान रखिएगा और इसके लेखक को भी ध्यान रखिएगा, लेखक का नाम भी ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को, थोड़ा सा इस न्यूज़ को ध्यान से देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती अर्थात समानता दिवस के अवसर पर बाबा साहब को याद करते हुए चेट्टूर शंकरन नायर को भी याद किया। और ये घटना, चूँकि ये प्रधानमंत्री जी का भाषण हो रहा था हरियाणा के किसी जगह पर, तो वहाँ उन्होंने 14 अप्रैल को, जब वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती अर्थात समानता दिवस पर बाबा साहब को याद कर रहे थे, तब चेट्टूर शंकरन नायर को भी याद किया।
और थोड़ा सा इस देख लेते हैं। और ये इसका कारण भी क्या था, और इसका एक कारण ये भी था कि 14 अप्रैल के एक दिन पहले अर्थात 13 अप्रैल को ही 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कांड की जो कि 1919 में घटित हुआ था, तो 2025 में जालियांवाला बाग हत्याकांड की 106वीं वर्षी भी थी। इसलिए भी चेट्टूर शंकरन नायर को याद किया। तो आखिर इसका इनमें संबंध क्या है, थोड़ा सा उसको हम लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड और चेट्टूर शंकरन नायर, तो पहले देख लेते हैं कि चेट्टूर शंकरन नायर जो कि इनका की संबंध केरल से है, जो 1897 में अमरावती अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। ध्यान रखिएगा, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन में ये बनाए गए थे। और मद्रास हाई कोर्ट के ये अस्थायी न्यायाधीश भी रहे थे तथा 1902 में रेले विश्वविद्यालय आयोग के सचिव भी बनाए गए थे। और वे 1915 में वायसराय की परिषद के सदस्य भी बने थे। और इनसे संबंधित इनकी जो पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है गांधी और अराजकता। अब थोड़ा देख लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है और क्यों इनको प्रधानमंत्री जी ने याद किया। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद विरोध में इन्होंने वायसराय की परिषद से इस्तीफा दे दिया था। और पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर पर जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का आरोप लगाया था, जिसकी वजह से ओडायर ने इन पर इंग्लैंड में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। तो ये क्यों न्यूज़ में रहे और क्यों इन्हें याद किया गया, चूँकि ये उस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में पहला तो कि वायसराय की परिषद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और दूसरा इन्होंने जो जिसका सबसे बड़ा कारण था उस समय का पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर उन पर इन्होंने हत्याकांड जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का आरोप लगाया था, जिसके कारण कि इन पर इंग्लैंड में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था। और इन पे हाल ही में एक मूवी भी बनी है, एक फिल्म भी बनी है, जिसका नाम है केसरी चैप्टर 2, जो कि एक बुक है, द केस डेट शुक द एम्पायर, वन मैंस फाइट फॉर द ट्रूथ अबाउट द जालियांवाला बाग मैसेकर, जो कि रघु पलात और पुष्पा पलात द्वारा लिखित है। इसी पर आधारित ये इनके जीवन पर आधारित बुक है, और इसी बुक पर हाल में ही केसरी चैप्टर 2 नाम की एक फिल्म बनाई गई है। तो इन सारे तथ्यों को एक साथ ध्यान में रखिएगा। इस कड़ी में अगला न्यूज़ है कि 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई। ध्यान रखिएगा, 14 अप्रैल को 2025 में बाबा साहब की 135वीं जयंती मनाई गई है। अब थोड़ा सा डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था, और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 नई दिल्ली में हुआ था। और इनका जो समाधि स्थल है चैत्य भूमि जिसे कहा जाता है, वो मुंबई महाराष्ट्र में है। अब बाबा साहब द्वारा गठित कुछ विभिन्न संगठन हैं जिनको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे संबंधित अक्सर सवाल पूछे जाते रहते हैं कि ये, और क्रम से है ईयर वाइज, कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन 1924 में किया गया, समता सैनिक दल 1927 में गठित किया गया, डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी 1928 में, आज़ाद मजदूर संघ 1936 में गठित किया गया, स्वतंत्र मजदूर पार्टी 1936 में गठित बाबा साहब द्वारा पहली ये राजनीतिक पार्टी थी। इसी तरह से अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ जो कि 1942 में गठित किया गया, द बॉम्बे शेड्यूल्ड कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जो कि 1944 में गठित किया गया, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी जो कि 1945 में गठित किया गया, भारतीय बौद्ध महासभा जो कि 1955 में गठित किया गया, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो कि 1957 में गठित किया गया। लेकिन यही एक ऐसा संगठन था जिसका आप कह सकते हैं कि जो बाबा साहब के मरणोपरांत यानी देहावसान के बाद ये गठित किया गया था। तो ये सारे जो संगठन हैं इन्हें ध्यान में रखिएगा। अब इनसे संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना जरूरी है कि जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व में बनी देश का जो पहला अंतरिम सरकार था, इसमें ये कानून मंत्री बनाए गए थे। और हिंदू कोड बिल जो कि संपत्ति विवाह तलाक और उत्तराधिकार से संबंधित कानून था के मुद्दे पर कांग्रेस से मतभेद के कारण 27 सितंबर 1951 को इन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। अगला तथ्य है, अगला बिंदु है कि सन 1990 में उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकट रमन द्वारा
भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। और इनका निधन जो हुआ, ऊपर हम लोग देख भी चुके हैं कि 6 दिसंबर 1956 को हुआ। इसलिए हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। इनके देहावसान जिस तिथि को हुआ था उसी तिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनके कुछ महत्वपूर्ण शोध कार्य हैं जिनको याद रखिएगा। हालांकि इससे बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन है जिसको आप जब हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारे आएंगे, लेकिन मैंने उन तथ्यों को नहीं छुआ है। जो महत्वपूर्ण कुछ बिंदु थे उनको मैंने इसमें शामिल कर दिया है, जिससे मुझे ऐसा लगा कि इसको याद रखा जाना जरूरी है। तो अब देख लेते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण शोध कार्य हैं, जिसमें पहला शोध कार्य जो था इनका प्राचीन भारतीय वाणिज्य विषय पर इन्होंने प्रथम शोध कार्य प्रस्तुत किया था। इनका दूसरा शोध कार्य जो था उसका नाम था भारत का राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन। इनका तीसरा शोध कार्य जो था उसका नाम था ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास। ब्रिटिश भारत में शाही अर्थव्यवस्था का प्रांतीय विकेंद्रीकरण नाम का पुस्तक जो था इन्होंने लिखा था। तो ये सारे कुछ इनके शोध कार्य हैं, कुछ पुस्तकें हैं जिन्हें आप ध्यान में रखिएगा। इन्होंने एक और थीसिस लिखा जिसे बाद में पुस्तक का शक्ल दे दिया गया, रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान। इनकी आत्मकथा का नाम है वेटिंग फॉर ए वीजा। इनके द्वारा कुछ और अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें भी हैं, जैसे जाति प्रथा का विनाश, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, हु वेयर द शूद्राज, द अनटचेबल्स, अ थीसिस ऑन द ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी, द बुद्धा एंड इज धम्मा, रिडल्स इन हिंदुइज्म। तो इनके द्वारा लिखी गई कम से कम 25 से अधिक पुस्तकें हैं, लेकिन कुछ पुस्तकों को मैंने इसमें शामिल कर दिया है सॉरी, जिन्हें ध्यान में रखिएगा। इसके अतिरिक्त दलित अधिकारों की रक्षा के लिए इन्होंने कुछ पत्रिकाएं भी निकाली हैं। ऐसी 5 पत्रिकाएं थी जिनका नाम ध्यान रखिएगा कि मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रभुत्व भारत और जनता। ये 5 पत्रिकाएं इन्होंने दलित अधिकारों की रक्षा से संबंधित 5 पत्रिकाएं निकाली थी। इससे संबंधित कुछ सत्याग्रह हैं जिन्हें महार सत्याग्रह, जो कि 20 मार्च 1927 को, इसे इन तथ्यों को ना इनके डेट के साथ याद रखिएगा, न सिर्फ साल बल्कि डेट के साथ, क्योंकि बहुत बार मैंने ये देखा है कि डेट को भी उठा कर पूछ लिया जाता है कि महार सत्याग्रह का तिथि बताएं, 20 मार्च 1927, 21 मार्च 1927, 22 मार्च 1927 या 23 मार्च 1927। तो चूंकि ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो इन्हें डेट के साथ याद रखिएगा। महार सत्याग्रह जो कि 20 मार्च 1927 को हुआ, जो क्या था कि महाराष्ट्र के महाड़ में एक सार्वजनिक तालाब में दलितों को पानी पीने के अधिकार के लिए किया गया एक सत्याग्रह था। उसी तरह से अस्पृश्यता के विरोध में कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन, जिसे नासिक सत्याग्रह के भी नाम से जाना जाता है, का नेतृत्व जो था बाबा साहब ने 1923 में किया था। और 1946 में ये बंगाल से संविधान सभा के सदस्य बनाए गए थे, बंगाल से याद रखिएगा। और 1952 का पहला भारतीय लोकसभा चुनाव ये बॉम्बे नॉर्थ से इन्होंने लड़ा था, किंतु दुर्भाग्यवश कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नारायण काजोलकर से हार गए थे। तो ये लोकसभा तो चुनाव हार गए 1952 में, लेकिन 1952 में राज्यसभा के सदस्य बन गए या बनाए गए। फिर जब दूसरी बार इन्हें मौका मिला तो ये 1954 में भंडारा लोकसभा के लिए उपचुनाव में भी इन्होंने लड़ा, लेकिन फिर से एक बार इन्हें कांग्रेस के एक उम्मीदवार से हारना पड़ा। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध भिक्षु महास्थविर चंद्रमणि के द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण किया, यानी कि बौद्ध धर्म का जो दीक्षा इनको मिला वो किनके द्वारा दिया गया, तो महास्थविर चंद्रमणि के द्वारा, ध्यान रखिएगा। और ये कहा नागपुर में, और कब, 14 अक्टूबर 1956 को। अब इस कड़ी का अगला न्यूज़ हम लोग देख लेंगे, जो कि है सियाचिन दिवस। और इस वर्ष 2025 में 41वां वर्षगांठ मनाया गया है। तो ये प्रत्येक वर्ष 13 अप्रैल को मनाया जाता है। और सियाचिन दिवस जो है ऑपरेशन मेघदूत की स्मृति में मनाया जाता है। इससे संबंधित नीचे बहुत सारे बिंदु हैं। वर्ष 1984 में इसी दिन भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर सफलतापूर्वक सैन्य नियंत्रण स्थापित किया था। और सियाचिन जो है, जो कि काराकोरम रेंज में आता है, जो कि लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और ये सियाचिन ग्लेशियर जो है पृथ्वी का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है, यानी कि एक ग्लेशियर है लेकिन इसके साथ ही ये युद्ध का मैदान है, जिस पर कब्जे के लिए जो है ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया गया था हमारे देश के सशस्त्र बलों के द्वारा। और कब किया गया था ये, तो
1984 में, तो इसे याद रखिएगा। और सियाचिन जो है, जो लद्दाख के उत्तरी भाग में स्थित है, सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच त्रिकोणीय बिंदु पर मौजूद है। और जिसके कारण क्या है कि यहाँ से सक्सगम घाटी, जिसे कि पाकिस्तान ने 1963 में चीन को सौंप दी थी, पर नज़र रखा जाना संभव हो पाया। तो ये सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसीलिए इसे प्राप्त करने के लिए रणनीतिक महत्व को देखते हुए हमारे सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया गया था। तो इन प्रमुख बिंदुओं को ध्यान रखिएगा। और इसका अंतिम बिंदु है कि यह गिलगिट बाल्टिस्तान से लेह तक के रास्तों, काराकोरम दर्रे और अवैध रूप से कब्जे में लिए गए पाक अधिकृत कश्मीर पर भी रणनीतिक नियंत्रण रखता है। इस कड़ी का अगला न्यूज है, एक बुक है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी। एक पुस्तक है जिसका विमोचन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहिंग्टन फली नरीमन के द्वारा किया गया। तो इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन भी किया और लेखक भी ये खुद ही हैं। नाम याद रखिएगा। एक पुस्तक है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी। इस कड़ी में अगला न्यूज है जो कि एक और बुक है, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई नामक पुस्तक के लेखक जो है एएस दुलत है, जो कि फॉर्मर चीफ रह चुके हैं। तो ये एक और बुक है जो कि ध्यान रखिएगा। इस कड़ी में अगला न्यूज है कि हाल ही में चीन में आयोजित मकाओ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में भारतीय अभिनेता आमिर खान को मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिएगा कि मास्टर ह्यूमर अवार्ड से भारतीय अभिनेता आमिर खान को मकाओ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया। और यह फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये चीन में आयोजित किया गया। इस कड़ी का अगला न्यूज है, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में संस्कृति का 5वां अध्याय नामक नई पुस्तक का आधिकारिक रूप से लोकार्पण किया गया। एक और पुस्तक है जिसका नाम क्या है? संस्कृति का 5वां अध्याय। और ये पुस्तक जो है भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिए गए भाषणों का संकलन है। ध्यान रखिएगा कि ये पुस्तक जो है जितने भी अब तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मोदी जी के द्वारा जो भाषण दिए गए हैं उन भाषणों का ये संकलन है। और इस पुस्तक का विमोचन जो है स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज जी ने किया है। और इस संकलन का संपादन जो है डॉक्टर प्रभात ओझा ने किया है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। इस कड़ी से संबंधित अगला न्यूज है कि 5 सैन्य कर्मियों को प्रतिष्ठित मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि आखिर मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल है क्या जिससे हमारे 5 सैन्य कर्मियों को सम्मानित किया गया है। तो यह पुरस्कार सैन्य टोही कहते हैं, जो खुफिया कार्य होते हैं, जो खुफिया मिशन होते हैं, जो सैनिक से संबंधित जो खुफिया मिशन होते हैं, तो उसी को हम लोग सैन्य टोही कहते हैं, या अन्वेषण और साहसिक कार्यों में असाधारण योग्यता के लिए प्रदान किया जाता है। तो यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी द्वारा प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा। और जो ये पुरस्कार प्राप्तकर्ता सैन्य कर्मी हैं उनके नाम क्रमशः हैं डी पांडा, राहुल कुमार पांडे, राम रतन जाट, झूमर राम पुनिया, कर्नल रणवीर सिंह जामवाल। तो इन नामों को याद रखिएगा। कुल 5 नाम है जिन्हें मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल से पुरस्कृत किया गया है। और इसका इतिहास जो है कि यह पुरस्कार 1870 में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के संस्थापक मेजर जनरल सर चार्ल्स मैटकाफ मैकग्रेगर को सम्मानित करने के लिए 3 जुलाई 1888 को स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा। तो 1870 में एक संस्था स्थापित की गई जिसका नाम था यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, और जिसके संस्थापक थे मेजर जनरल सर चार्ल्स मैटकाफ मैकग्रेगर। और जिनके द्वारा ये संस्था बनाया गया था उन्हीं को सम्मानित करने के लिए सम्मानित किया गया। कब? तो 3 जुलाई 1888 को स्थापित किया गया था यह पुरस्कार। और तब से यह पुरस्कार क्रमशः दिया जाता रहा है। इस संबंधित इस कड़ी का अगला न्यूज है
मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल 2025, इसकी विजेता अनुराधा गर्ग हैं और यह प्रतियोगिता चीन के शेंझेन शहर में आयोजित की गई थी। और अनुराधा गर्ग पहली ऐसी भारतीय हैं जिन्होंने यह खिताब जीता है। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है जिसमें केवल विवाहित महिलाएं ही हिस्सा ले सकती हैं, यानी कि जितने भी विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है, मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल। और इसमें 2025 के विनर है अनुराधा गर्ग, जिसका आयोजन चीन के शेंझेन शहर में किया गया था। इस न्यूज़ को ध्यान में रखिएगा। तो इससे संबंधित, इस सेगमेंट से संबंधित हमारा आज का न्यूज़ जो है समाप्त होता है। और इसके बचे हुए सेगमेंट को हम, आपका ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा समय हो गया है। तो जो बचा हुआ इसका सेगमेंट है इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो इसके बचे हुए सेगमेंट को हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कोशिश करिएगा कि आप अपने अन्य साथियों के साथ जो किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसे शेयर करिएगा। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, मैं सही तरीके से अपनी बातों को आपके समक्ष रख पाया हूँ तो मेरे उत्साहवर्धन के लिए वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि इसका अगला पार्ट मैं जब बनाकर इसे अपलोड करूँ तो उससे संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही कमेंट के माध्यम से अपना जो कीमती सुझाव होगा उसको अवश्य दीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो को समाप्त करता हूँ। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।